अगर आप इस गोदी मीडिया से नहीं लड़ सकते तो आप किसी लायक नहीं हैं, किसी लायक नहीं है। आप बड़ी लड़ाई का सपना तो छोड़ ही दीजिए, एक टीवी चैनल ही तो ऑफ करने के लिए कह रहा हूं। फिर सारे दोस्तों का आएगा कि तुम ये पब्लिक में जाना बंद कर दो और कम से कम रिजिग्नेशन की बात मत करो, मौन रहो तो महान कहलाओगे। लेकिन मेरे मौन रहने से फायदा किसे है? आपको पता है ना, उसी सेठ को है और उस प्रोसेस को है। जो न्यूज चैनल के ओनर हैं वो चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से निकल जाए, उनको कोई गोदी सेठ ना कहे। वो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी काली वाली जो शानदार गाड़ी होती है, उनके जूते जो चमक रहे होते हैं और सूट बहुत अच्छा होता है, सूट अच्छा, कपड़ा अच्छा पहनते हैं जितने भी ओनर होते हैं। ये मैंने देखा है, लगता है कि यहां से खरीदते ही नहीं है, सब बाहर से ही लेके आते हैं। तो वो लोग बचना चाहते हैं, अपने सोशल स्टेटस को, अपने एलिट स्टेटस को बचा कर रखना चाहते हैं, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है उससे उस जनता को खत्म कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये नाम ले लेता हूं कि जो गोदी मीडिया है और गोदी सेठ है, पहचान लो। अपराधी को अपराधी ही कहना चाहिए, उसको किसी और नाम से नहीं बुलाना चाहिए। तो ये एक जोखिम है, उस मीडिया में रहते हुए बोला, अब बाहर बोलूंगा, बोलता रहूंगा, और क्या है। नहीं, इसी से रिलेटेड वो सवाल था कि तो ये हमारा देश है जहां पर किसी को भी, आप में से किसी को भी, मुझे भी फर्जी केस में फंसा देने का इस स्टेट को जरा भी शर्म नहीं है। उसे कभी नहीं लगता कि ये अनैतिक है, ये गलत है। उसे लोगों ने ही मान्यता दी हुई है कि आप किसी को फंसा दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये तो पहले भी होता था, जैसे अब होना जायज है। तो इस तरह से ये जो एक स्टेट का डर है, अब वो मेरा अपना डर है। जो मेरे भीतर का जो डर था, वो बहुत सारा डर निकला भी है लिखते लिखते एक प्रोसेस के दौर में, लेकिन उसके हिस्से रह जाते हैं। रवि, आप कभी भी अपने बचपन की कमजोरियों, स्मृतियों से आप वापस नहीं निकल पाते हैं। जो सामाजिक ताने होते हैं, जो लड़कियों को अच्छी तरह से पता है कि उनकी स्मृतियों में ऐसे कितने ताने, कितनी यादें दर्ज हैं, और वो समय समय पर मौसम के साथ जब रुत बदलते हैं, जब कोई व्यक्ति उनके सामने अलग अलग तरह का खड़ा होता है, तो उन यादों से टकराती हैं। तो हमने एक सुरक्षित समाज नहीं बनाया। सुरक्षित समाज अगर हम बनाते तो उसमें बहुत सारे आश्वासन होते, और सबसे बड़ा आश्वासन ये होता कि जो राज्य है जिसके लिए हम खड़े होते हैं, जिसके लिए हम जीते मरते हैं, वो हमें आश्वासन देता कि आपके साथ गलत नहीं होगा। लेकिन जब स्टेट सबसे ज़्यादा गलत करने वाला एजेंट बन जाए और गलतियों का साथ देने वाला एजेंट बन जाए, तो ज़रूर कहना चाहिए कि मुझे डर लगता है। और अगर आप जब नहीं कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता है, इसका मतलब है कि फिर आप उस स्टेट का पार्ट हैं, उस एजेंसी का हिस्सा हैं, तभी आपको डर नहीं लगता है। अभी आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ने एक बात कही थी कि कायदे से बेल जो है वो रूल नहीं है। मतलब आप बहुत एक्सेप्शन हो तभी आप बेल ना दें। कोई अगर बेल मांग रहा है तो उसको बेल मिलनी चाहिए, जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि बहुत से जजों को अब डर लगता है बेल देने में। तो जब जजों को डर लगने लग जाए, तब इस देश के फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए तो आपको डर लगना चाहिए। फिर तो आपको कोई नहीं बचाएगा। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जजों को डर लगता है, और वो एक्सपर्ट हैं अपने डोमेन के, क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि उनके कानूनी समझ में कोई कमी नहीं है, वो फैसला करने के काबिल हैं कि इसे जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो जमानत देने में उन्हें डर लग रहा है। जब जज को डर लग रहा है तो अगला सेशन आप जजों को लेकर कीजिए, उनसे पूछिए जब रवीश कुमार को नहीं लगता, आपको क्यों डर लग रहा है? रवीश कुमार को डर क्यों नहीं लगता? रवीश कुमार ने बोलना ही हमें लिखा है फ्री वॉइस में कि मुझे डर से साहस मिलता है। तो आपको डर से कौन सी कैलोरी मिलती है? अब वो सिर्फ उसका कारण मेरे भीतर नहीं है, उसका कारण लोगों के भीतर है। देखिए, चाहे नेता हो या कोई सार्वजनिक व्यक्ति हो, उसकी शक्ति उसमें नहीं होती है, उसकी शक्ति लोगों में होती है। तो वो लोगों से जो उनकी सराहना है, जो उनका साथ है, मुझे उधार मिलता है। वो लेंड करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो, तुम बोलने से पीछे मत हटो। और उस प्यार को उस पे मैं बोलने लग जाऊं तो
अगले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल तक मैं बोलता रहूंगा कि लोगों ने, इस देश के लोगों ने कितने तरीके से, कितने राज्यों के, मैं तो सिर्फ यूपी बिहार वाला हूं, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों से, पूर्वोत्तर से, दक्षिण के राज्यों से और पश्चिम के राज्यों से लोगों ने अपना हौसला बढ़ाया है, फोन करके बोला है कि पैसे की चिंता मत करना। और ये आज नहीं बोला है, लेकिन एक इस्तीफा देने के बाद नहीं बोला लेकिन है। एक बात बताइए, रवीश कुमार जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट जो है अपने ऑडियंस से सीधे कनेक्टेड है इस विजुअल मीडिया के दौर में, टीवी मीडिया, पत्रकारिता के दौर में, तो उनको लोगों से सीधे प्यार, हौसला, मॉरल सपोर्ट जो भी कहिए वो मिलता है, तो उनको डर से लड़ने का साहस मिल जाता है। लेकिन एक जज तो सीधे पब्लिक से कनेक्ट नहीं है, तो उसको साहस कहाँ से मिलेगा? जज को कम से कम उस चीफ जस्टिस से तो साहस लेना ही चाहिए जो उसके डर को पब्लिक में बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस भी आपसे समर्थन मांग रहे हैं। आप हैं कहां? आपके अंदर वो बेचैनियां क्यों नहीं है? मैं अभी बुक स्टोर में कैफी आजमी की एक नज्म पढ़ रहा था कि समंदर तो उछलता क्यों नहीं है, समंदर तो मचलता क्यों नहीं है, और आप सब ठंडे पड़ते चले जा रहे हैं थके हारे समंदर की तरह। तो इसलिए चीफ जस्टिस को पब्लिक में ये बात कहनी पड़ी है, और ये बात कोई छोटी नहीं है। इसका मतलब है कि इंसाफ की उम्मीद जिस दरवाजे से है, जिस इमारत से है, उस इमारत के दरवाजे और खिड़कियां खोल ली गई हैं। अब वहां पर सिर्फ एक कुर्सी बची हुई है और कुर्सी पर बैठा एक आदमी बैठा हुआ है, जिसे आप जज कहते हैं। ये किसी दूसरे अदालतों, निचली अदालतों के जज का कहना नहीं है, ये चीफ जस्टिस का कहना है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि लोग किस तरह से आते हैं, वो चले आए मेरी जिंदगी में, अलग अलग क्षमता वाले, आर्थिक हैसियत वाले, अमीर, गरीब, हर किसी के लोग। एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति ने कहा कि आप जो डर की बात कहते हैं वो सही नहीं लगती है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको सही नहीं लगती है बात, तो आप मुझे 10 लाख रुपए इनाम दे दीजिए, मैं वो पैसा ले लूंगा और सिर्फ आप ट्वीट कर दीजिए। वो चुप हो गए। तो मैंने कहा लगता है 10 लाख थोड़ा ज्यादा कह दिया, इनाम की राशि में 1 लाख रुपया चलता है, 1 लाख रुपए का इनाम मिला। अगर आप पहलवानी जीत गए तो 1 लाख रुपए का मिला, एक गदा भी मिला और 1 लाख रुपया मिला, वो अच्छा लगता है कि 1 लाख रुपए का इनाम मिला। उस पर भी वो चुप रहे। देखा, आपके पास करोड़ों रुपए की दौलत है और आप 1 लाख रुपए का इनाम देकर ये नहीं लिख सकते कि मुझे बड़ा दिल आया, अच्छा किया, ये मैं सबको देता हूं, आप इनाम के तौर पर रख लीजिए। तो आप सोचिए कि इतनी दौलत होने के बाद भी वो व्यक्ति डरा हुआ है। सबसे ज्यादा इस देश में पैसे वाले डरे हुए हैं। उनका पैसा सिर्फ सामान खरीदने लायक ही रह गया है। अब उस पैसे में कोई ताकत नहीं है। उस पैसे के होने के बाद भी वे अपने लिए सिर्फ चुप्पी खरीद पाते हैं। बोल के देख ले कोई पैसे वाला कि गलत हो रहा है, बोल दे कोई पैसे वाला कि चीफ जस्टिस ने जो कहा यह बहुत ही चिंता की बात है, सिर्फ इतनी बात कह दे। वो अपनी बात नहीं कह रहा है, सिर्फ चीफ जस्टिस की बोली हुई बात को दोहरा दे कि जज को भी डर लगता है। तो जो मैं बार बार अपने मोबाइल की तरफ जा रहा हूं, तो मैं एक छोटा सा हिस्सा पढ़ना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग, बहुत करीब के लोग भी होते हैं जो हौसला बढ़ाते हैं। आपको बस सुनना होता है कि वो कह क्या रहे हैं। तो इस साल मेरे ससुर जी को लगा कि मैं कुछ परेशान हूं और कुछ सोच रहा हूं, तो उन्होंने मुझे नए साल की शुभकामनाएं में 4 लाइनें लिखी हैं जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। डॉक्टर त्रियान, ध्यान से सुनिएगा सर। फियर मेक्स, अंग्रेजी मेरी थोड़ी अच्छी है लेकिन हो जाता है। फियर मेक्स मोस्ट पीपल ट्रेम्बल लाइक एस्पेन। एस्पेन एक तरह का पेड़ है जो हल्की सी हवा में उसके पत्ते झड़ जाते हैं। तो fear makes most people tremble like aspen, but there are a few who grit their teeth and fight against all odds. This New Year Day, we wish you belong to that minority. तो देखिए, दहेज नहीं लेने का ये फायदा होता है कि आपके फादर इन लॉ जबरदस्त मिलते हैं। ये यूपी बिहार के लोग समझते नहीं हैं, हालांकि देश भर में ये बीमारी है, लेकिन समझते नहीं हैं। तो ये मेरी जिंदगी की किस्मत भी है कि मेरे पास ऐसे फादर इन लॉ हैं
जो चाहते तो भेज सकते थे कि नए साल की शुभकामनाएं, खूब फलो फूलो, पैसे की चिंता मत करो, मैं हूँ। लेकिन आप उनका टेक्स्ट देखिए कि वो किस तरह से मुझे विश कर रहे हैं कि वो सही है कि लोग उस पेड़ के पत्तों की तरह हल्की सी हवा के चलने पर झड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने जबड़ों को, अपने दांतों को भींच लेते हैं, कस लेते हैं और लड़ जाते हैं। तो किसी दामाद को अपने ससुर से ये हौसला मिले तो डरना तो सबके लिए स्वाभाविक है। अब तो जज ही नहीं है बेल देने के लिए जब चीफ जस्टिस कह रहे हैं तो, लेकिन फिर भी ये कितनी अच्छी बात है कि आप उस जेल में जा सकते हैं कि हमारे फादर इन लॉ हमको समझते हैं, हमारी पत्नी हमको समझती है, हमारे दोस्त मुझे समझते हैं। तो एक इकोसिस्टम बनता है, और ये इकोसिस्टम यही है कि कितना भी आप कितनी भी कोशिशें कर लें, लोगों में एक सपना तो है जो मुझे दिखता है। हो सकता है वो सपना कमज़ोर हो, उस सपने को कोई रौंद दे। उन्हें लगता है कि इस देश की जो भलाई है वो लोकतंत्र में भलाई है, और उन्हें लगता है कि कहने बोलने से कुछ नहीं हो जाता। जैसे मैंने अभी इतनी सारी बातें की, किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बिगड़ने से बच जाती हैं। तो आप लिहाज करते हैं कि ऐसी बातें कही जा रही हैं, हम हुकूमत में हैं, कोर्ट की तरफ से ऐसी बातें कही जा रही हैं, तो आप कुछ संभलते हैं। लेकिन अब जनता का एक वर्ग ऐसा हो गया है जो स्टेट बन गया है अपने आप में, जो स्टेट की हर गलतियों को लेकर पब्लिक के बीच में खड़ा है, तो वो एक चैलेंज हो गया है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि इस देश की जनता उस जनता से लड़ लेगी एक दिन। जो उसके बीच स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है वो लड़ लेगी, क्योंकि वो फेक है। उसको पता है इस जनता को कि जिसे वो वोट दे रही है स्टेट कौन है। तो स्टेट के बिहार पर अगर आप लाठी लेकर बगल में है, पड़ोस में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, एक ना एक दिन लोग निकलेगा, क्योंकि वक्त लगता है। गुलामी से निकलने में भी बहुत वक्त लग गया था, इससे भी निकलने में बहुत वक्त लगेगा। जो डैमेज हुआ है उससे निकलने में बहुत वक्त लगेगा। इस निकलने में जो वक्त लगेगा, क्या आपको लगता है कि क्या ये सिर्फ सरकार के बदल जाने से सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, इस तरह का भ्रम मुझे कभी नहीं रहा। जब तक लोग नहीं बदलेंगे और जब तक लोग सतर्क नहीं होंगे, और ये एक दिन की बात नहीं है। मुझे जो अपने जीवन के अनुभव से जो समझ में आई बात, वो कि सबसे मुश्किल काम है नागरिक होना। बहुत मुश्किल काम है। नागरिक होने की जो प्रक्रिया है वो वोटर होने की प्रक्रिया से अलग है। अभी तक हम सिर्फ वोटर होने को सेलिब्रेट करते थे। 80% लोगों ने वोट दे दिया, उसके बाद वो 80% कहां चले गए? वो नजर तो आते नहीं हैं। अगर नजर आते तो वो लिख रहे होते, वो स्मृति ईरानी से पूछ रहे होते आप कहां हैं। आप चले जाइए बृजभूषण सिंह के इलाके में, स्मृति ईरानी जरा धरना देकर दिखा दें। वो चले जाएं तो पीछे पीछे मैं भी आता हूं। कम से कम मंत्री तो साहस करें। अब अकेले चला जाऊं, पता चला कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि आप चले जाइए उनके इलाके में, वहां कर लीजिए ना धरना प्रदर्शन, करके दिखा दीजिए। एक बात तो ये जो है कि डर वो भी है, डरे वो भी हैं। उनके सांसद भी डरे हुए हैं कि ये लड़कियां जो धरने पर बैठी हैं, इसका विरोध हम कैसे करें। प्रवक्ता भी डरे होंगे कि भाई हम नहीं नाम लेने वाले हैं। आप उस डर को समझिए जिसकी तरफ से सबको डराया जा रहा है। ये कोई साधारण घटना नहीं है कि बीबीसी ने गुजरात पर डॉक्यूमेंट्री बना दी, आपने यूट्यूब पे ब्लॉक कर दिया। आप उनको यूट्यूब पे ब्लॉक कर देंगे, बृजभूषण सिंह को उनके इलाके में ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वहां ज्यादा खतरनाक है। हम और आप तो फिर भी स्टैंड के नीचे बैठे हुए हैं। वो सोचिए किसी कमरे में डूब के बैठे होंगे कि कब ये मामला खत्म हो जाए, कोई दूसरा बवाल आ जाए, मैं कोई गलती कर दूं जिसे लेकर आईटी सेल ट्रोल बनाने लग जाए और फिर बृजभूषण सिंह का नाम हट जाए, उन लड़कियों की चर्चा खत्म हो जाए। लेकिन मैं गलती तो करूंगा नहीं, क्योंकि मैं काफी संभाल कर बोलता हूं। हाँ, अगर ये टेंट वो सेट खरीद ले तो अलग बात है। मैं रवि से पूछना चाहता, आप कह रहे हैं कि लोग ही हैं वो बदलेंगे और जाते हैं, तो अब जैसे कोई गया तो साहस बढ़ा और भी लोग उनके साथ चले गए, लेकिन जब वो
एक तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, कितने हो चुके हैं अब तक? तो आपने कुछ नाम भी गिनाए, जेल में हैं, कभी बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, कई साल लगे कुछ नहीं। तो पीसफुल प्रोटेस्ट हैज ऑल्सो बीन इन अ सेंस नॉट डीलिजिटिमाइज, पर उसमें भी वो भी करेंगे तो आपको वो जेल में डाल देंगे, वो भी मतलब लोगों में उसका भी डर फैल जाता है जो उनको ज्वाइन करना चाहते होंगे। तो जो सत्ता में बैठे हैं वो नहीं जा रहे हैं, समझ आता है, लेकिन ऑपोजिशन में जो हैं उनका भी कुछ तो रुतबा है ना, उनको भी आसानी से जेल में अगर डाल भी दिया तो खैर उनको तो जेल में होना चाहिए। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट दे शुड बी डूइंग। वहां जाके सड़कों पे उनको जाना चाहिए, तो वो भी नहीं जाते हैं। तो उनका क्या डर है, वो क्यों नहीं जाते हैं? तो हो क्या गया है? आई मीन लोगों को तो हम कहते हैं कि डर है, अब यहाँ बस ईडी का डर इतना होगा कि वो नहीं जाएंगे? वो डर काफी बड़ा है वो डर काफी बड़ा है। अब देखिए, कर्नाटक में ठेकेदारों के संगठन ने बीजेपी के एमएलए पर ही आरोप लगा दिया, नाम लेकर आरोप लगा दिया, प्रधानमंत्री को खत तक लिख दिया, लेकिन ईडी वाले नहीं गए। तो ईडी वाले भी डरते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि वो उनका सूटकेस रेडी है, जहां से भी एलिगेशन आया जहाज पकड़ के चले गए। तो वो जहां कहा जाता होगा वहीं जाते होंगे। नहीं, अपोजिशन जो स्टेट का हमला है इस वक्त, जरूर अपोजिशन में कमियां हैं, इतना आसान नहीं है उससे लड़ने के लिए। और आप देखिए तो अपोजिशन के लोग कई तरीके से लड़ रहे हैं, वो हजारों किस्म के मुकदमे में फंसा दिए गए हैं। बहुत सारे विधायक जो अपोजिशन के हैं, अगर आप उनके एनेक्डोट्स अगर आप जमा करें, फैक्ट से क्या होता है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं अतिक्रमण के नाम पे, समर्थकों के घर गिराए जा रहे हैं बुलडोजर से, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। तो इतना आसान नहीं है इस वक्त में अपोजिशन होना। जनता ने उस अपोजिशन का साथ छोड़ दिया है, उसे अपोजिशन के साथ चलने में घबराहट होती है। इस प्रोसेस को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र में अपोजिशन पार्टी नहीं होती है। लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है वो जनता होती है। जनता ने विपक्ष बनना बंद कर दिया है, क्योंकि वो डरा दिए जाने से डर जाती है। अगर जनता विपक्ष बनती तो विपक्ष अपने आप बन जाता। इस देश में पहले भी चुनौतियां आई हैं, आगे भी आती रहेंगी, लेकिन इस देश की जनता ने नई नई पार्टियां खड़ी कर दी, नए नए नेता खड़े कर दिए, और कभी वो इसके लिए ये सवाल नहीं था कि हमारा नेता कैसा हो। कभी ये सोच के इस देश की जनता ने, अगर आप पिछले 70 साल के इतिहास के लंबे दौर को देखें, तो ये सोच के किसी को नहीं हराया कि हमारे पास कोई ऐसा वाला नेता आ जाएगा, योग्य वर आ जाएगा, तभी बारात की घोषणा होगी। तो अगर यही क्राइटेरिया हो जाए तो इस देश में 90% लड़कों की शादी ना हो, उन्हें बुरा लग जाएगा ये बात, शादी ही ना हो। तो ये अपोजिशन जनता से तो बनना है ना, तो जनता जब बनाएगी, लेकिन सारा दोष जनता का नहीं है, उसका भी दोष है। जो संविधान की शपथ ले रहे हैं, वहां बैठे हैं, उसका भी दोष है। तो ये अपोजिशन पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, वो सिर्फ स्टेट से नहीं हो रहे हैं, मीडिया से हो रहे हैं। और सिर्फ हमले नहीं हो रहे हैं, जहां चुप्पियां हैं वहां भी देखिए, वो भी एक तरह का हमला है कि ऑपोजिशन की किस एक्टिविटीज पर आप चुप हैं। जो पत्रकारों की हालत हो गई है, वो क्या था? वो हमारे और स्टेट के बीच में एक इंस्टीट्यूशन था। आपको लगता था कि आपके साथ कुछ होगा तो आप वहां बोल देंगे, तो जनता भी देख लेगी, सरकार को भी दिख जाएगा कि जनता ने देखना बंद कर दिया है। अब वही आपके पास नहीं है इतने बड़े देश में। आप है तो आप बता दीजिए कौन है, कहां आप उन समस्याओं के बारे में देखते हैं। बड़े बड़े नेटवर्क हैं, तो 10 साल से कोई अच्छी खबर तक नहीं आई है, तो उनकी अपनी खोजी हुई खबरें होंगी। आप ये कह रहे हैं कि जनता को वोटर में बदलने की मशीनरी तो प्रॉपर ढंग से काम करे, ठीक ढंग से काम करिए, लेकिन जनता को नागरिक बनाए रखने की जो सारी मशीनरियां थी वो धीरे धीरे फेल हो रही हैं। वो फेल हो चुकी हैं, वो धीरे धीरे नहीं। 8 साल, वो पहले भी उसमें कमजोरियां थी। ऐसा नहीं था कि कमजोरियां कोई 2014 के दिन पैदा हुई, वो पहले से ढहती आ रही थी, इन 8 सालों में ढहा दी गई। आप देख लीजिए, आप पहले के, आप 2014 के पहले के अखबार देख लीजिए, कितने सेक्रेटरी आर्टिकल लिखा करते थे, कितने चुनाव आयुक्त रिटायरमेंट के बाद लिखा करते थे। तो रिटायरमेंट के बाद अगर आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, रिटायर होकर टीवी पे या प्रेस के पास हैं, तो इसी के बहुत सारी गतिविधियों पर सवाल जवाब होता है। पोस्ट रिटायरमेंट भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपकी एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। क्या आपको याद आता है कि 2014 के बाद, याद कीजिए
कि कोई ऐसा चुनाव आयुक्त तो हो जो रिटायरमेंट के बाद इसी का फेस बना हो। खोजा कीजिए, उनके आर्टिकल को खोजा कीजिए, टीवी के बहसों में देखा कीजिए। ले दे के कुरैशी साहब का आ जाता है कभी कभार, बाकी कहां गए? इतने सारे लोग रिटायर किए। तो उस प्रोसेस को सोचिए कि कोई अधिकारी बनता है, उनकी हालत आज कितनी खराब है, वो बोल नहीं सकते। वो ऐसी जिंदगी चाहते थे क्या? ज्यादातर आप अधिकारियों से पूछिए, वो ऑफ रिकॉर्ड भी खत्म हो चुके हैं। जब ऑफ रिकॉर्ड खत्म हो जाए, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की वही जबान थी ऑफ रिकॉर्ड की, वो जबान भी खत्म हो गई है। आप खबरों को ठीक से देखिए कि कौन सी ऐसी खबर है जो सरकार के भीतर की है और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ऑफ रिकॉर्ड खबरें आ रही हैं। तो जब सरगोशियां बंद हो जाएं, तो दीवारों पर कान लगाइए और पूछा कीजिए कि उस तरफ से आवाज क्यों नहीं आ रही है। जब आवाज बंद हो जाए तो अपनी आंखें खोल लीजिए, देखा कीजिए कि दीवार बची भी है या नहीं। यह आपका काम है। वक्त के साथ देख लीजिए, नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं कि मेरी बातों में अंतर विरोध नहीं है, लेकिन जो दायरा है, जिस समस्या की बात कर रहा हूं, पहले आप उसको देख लीजिए। हम जैसे लोगों का क्या है, हमारी बातों में कमियां कभी भी निकल जाएंगी, लेकिन जो हमले हो रहे हैं उसको आपको देखने की जरूरत है। तो बस एक- 10 मिनट रह गए हाँ, हैं। मैं बस एक आखिरी सवाल, फिर जो 2-4 सवाल हम ऑडियंस से भी ले लेंगे। रवीश, ये एक तो डर जो है उससे इसके बोलने के बाद मुझे डर होगा। पोस्ट स्पीकिंग डर होता है कि कोई बोलेगा तुमने क्या वहां बोल दिया, वो ट्रोल हो रहा है आईटी सेल वाला, यहां बोल रहा है, तो वो पोस्ट डर भी होता है। एक प्री स्पीकिंग डर होता है, एक पोस्ट स्पीकिंग डर होता है। बहुत तरह का डर होता है। फिर सारे दोस्तों का आएगा कि तुम ये पब्लिक में जाना बंद कर दो और कम से कम रिजिग्नेशन की बात मत करो, मौन रहो तो महान कहलाओगे। लेकिन मेरे मौन रहने से फायदा किसे है? आपको पता है ना, उसी सेठ को है और उस प्रोसेस को है। जो न्यूज चैनल के ओनर हैं वो चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से निकल जाए, उनको कोई गोदी सेठ ना कहे। वो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी काली वाली जो शानदार गाड़ी होती है, उनके जूते जो चमक रहे होते हैं और सूट बहुत अच्छा होता है, सूट अच्छा, कपड़ा अच्छा पहनते हैं जितने भी ओनर होते हैं। ये मैंने देखा है। लगता है कि यहां से खरीदते ही नहीं है, सब बाहर से ही लेके आते हैं। तो वो लोग बचना चाहते हैं, अपने सोशल स्टेटस को, अपने एलिट स्टेटस को बचा कर रखना चाहते हैं, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है उससे उस जनता को खत्म कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये नाम ले लेता हूं कि जो गोदी मीडिया है और गोदी सेठ है, पहचान लो। अपराधी को अपराधी ही कहना चाहिए, उसको किसी और नाम से नहीं बुलाना चाहिए। तो ये एक जोखिम है। उस मीडिया में रहते हुए बोला, अब बाहर बोलूंगा, बोलता रहूंगा, और क्या है। नहीं, इसी से रिलेटेड वो सवाल था कि जो होते हैं वो क्या है कि उसकी आड़ में कि बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देना है, दोनों साइड का देना है, तो उसकी आड़ में कि कॉम्प्रोमाइज़ बहुत हो जाते हैं। तो अपनी जो रेपुटेशन वो भी बचाए रखते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट, वी स्पीक आउट, बट बिगेटरी के खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ, अनडेमोक्रेटिक जो भी हो रहा है उसके खिलाफ भी वो छापेंगे, दिखाएंगे, आर्टिकल्स छापेंगे, किताबें छापेंगे। दूसरी तरफ वहाँ के भी छाप देंगे, जो बिगट्स हैं उनको भी छाप देंगे। तो इस तरह का ये एक तरह से तमाशा बन गया है, जिसको फ्री स्पीच बोला जा रहा है। उससे जब तक वो चलता रहेगा तो ये डर वगैरह वगैरह से कैसे निकलेंगे? इट हैज बीन लेजिटिमाइज्ड कि एवरीबॉडी हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट शुड बी रिप्रेजेंटेड। इसीलिए मैं जानता हूं कि इस वक्त जो देश की जनता है वो इस हालत में नहीं है कि वो बड़ी लड़ाई लड़ सकती है। इसलिए मैं अपनी तरफ से उसे छोटी लड़ाई का टारगेट देता हूं। अगर आप इस गोदी मीडिया से नहीं लड़ सकते तो आप किसी लायक नहीं हैं, किसी लायक नहीं है। आप बड़ी लड़ाई का सपना तो छोड़ ही दीजिए। एक टीवी चैनल ही तो ऑफ करने के लिए कह रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। इसमें ना आपके कपड़े गंदे होंगे, ना इसमें आपकी थालियां टूटेंगी, ना आप अपने किचन में गिरने वाले हैं। उनका सब्सक्रिप्शन खत्म कर देना है, मत देखिए आप। जो वो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा ना कि इन नफरती एंकरों को कभी ऑफ एयर नहीं किया गया, तो वो पॉलिटिक्स ही ऑफ एयर हो जाएगी। पूरी पॉलिटिक्स ही उस नफरत पर आधारित है। वो सिर्फ एंकर उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और उस हेट स्पीच का सिर्फ एंकर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है।
तो सुप्रीम कोर्ट भी देखिए कि जो बातें हैं वो जो उनके सामने जो केस है उसी के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे, लेकिन अगर आप उसका इंटरप्रिटेशन कर लें तो उसमें साध्वी प्रज्ञा भी आ जाती है। उन्होंने तो बोल दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहां तो एलिगेशन लग रहा है सांसद महोदय पे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। हो जाएगा, इतना प्रेशर होगा तो अरेस्ट वगैरह हो जाएगा, अंततः जो होना होता है वो नहीं होगा। तो इसलिए लोगों को इस वक्त जो चाहिए वो हल्की लड़ाई अपने लिए तय करें, ताकि लड़ने की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप क्रिकेट में अच्छी गेंद नहीं फेंक सकते तो अपनी बालकनी के पीछे बैडमिंटन तो खेल सकते हैं ना। उसमें तो कोई आपको नहीं जज करेगा कि आप प्रकाश पादुकोण हैं कि नहीं हैं, साइना नेहवाल हैं कि नहीं हैं। तो आप खेल लीजिए, टिकटॉक करते रहिए, आप अपना खेल लीजिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए डेमोक्रेटिक सिटीजन होने का, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बोलता रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि और भी लोग हैं बोलने वाले, पर ये बैलेंस क्या होता है। आप नफरत फैला रहे हैं तो नफरत का बैलेंस क्या होता है। नफरत का कोई दो साइड होता है क्या? उसके तो कोई दो साइड नहीं होते हैं। झूठ के तो दो साइड नहीं होते। अब तो सच क्या है इसका भी अधिकार पीआईबी रखना चाहती है। यह खबर चर्चा में है कि जब पीआईबी कह देगी कि यह खबर फेक है तो उसको सारे सोशल मीडिया साइट से हटाने पड़ेंगे। इतने दिनों से मंत्री तक अब बोल रहे हैं कि यूक्रेन में प्राइम मिनिस्टर ने 2 प्रेसिडेंट से बात करके 6 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दी। विदेश मंत्रालय ने कहा ऐसी बात नहीं करनी, भी हमारे लिए बेमानी है, हम ऐसी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। तो बात फेक हो गई। लेकिन इस बात के बाद भी कई महीनों के बाद भी मंत्री कह रहे हैं, तो क्या पीआईबी कह देगी कि मंत्री ने जो कहा है वो फेक न्यूज है? नहीं। क्या गोदी मीडिया का कोई एंकर प्रोग्राम कर देगा कि मंत्री ने जो कहा वो फेक न्यूज है? नहीं। तो इसलिए सरकार अपने फेक न्यूज को सच बताकर फैलाने देना चाहती है। अब आपके पास सरकार के भीतर की खबरें नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन बच गया है, एनालिसिस बच गई है, इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन यही है कि वहां गए, इनसे मिले, ये आ गए, वो चले गए, वहां पर उद्घाटन हुआ। तो जर्नलिस्ट का भी रोल बेसिक खत्म हो गया। इस वक्त जर्नलिस्ट के पास बहुत आराम है, लेकिन काम ही नहीं है।